नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह परीक्षा 20 मार्च 2025 को आयोजित होने जा रही है। मित्रों, आज हम संधि विषय पर परिचर्चा करेंगे और आशा करता हूं इस प्रश्नोत्तरी परिचर्चा का लाभ आपको सकारात्मक रूप से मिलेगा। इससे पहले यदि आपने अभी तक संगम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की सूचना शीघ्र मिल सके। तो दोस्तों, अधिक समय न लेता हुआ हम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा प्रथम जो प्रश्न है वो है संधि कथिता। मैं प्रतिदिन जो भी प्रश्नोत्तरी कराता हूँ उसमें सबसे पहला प्रश्न ज़्यादातर क्या रहता है? संख्यात्मक प्रश्न, क्योंकि ये सरल सरल प्रश्न हैं, ये पूछे जाते हैं और कई बार हम ये सोच कर कि ये तो एकदम सरल प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं, फिर हमको बाद में इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो आशा है कि आप इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं संख्यात्मक, उनको एक पेज पर लिख लें, प्रत्येक वीडियो को देख लें। सभी वीडियो का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले लिस्ट का लिंक पिन किया हुआ है। तो आप लोग जितने भी संख्यात्मक प्रश्न हैं या जो मैं भी बोलता हूँ उन सबको नोट कर लें, है ना। चलिए, कितना बोला है? संधि कथिता। तो आप लोग जानते हैं संधि मुख्य रूप से त्रिधा, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये 3 प्रकार की संधि है। इन चीज़ों इनका आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, और 5 संख्याएं हैं तो 5 ये संख्या दी है, तो 5 संख्या से क्या हो सकता है? कल वाली वीडियो में ही मैंने चर्चा की थी। 5 व्याकरण के मुख्य प्रयोजन हैं, 5 घंटियों में अध्याय हैं। और क्या हो सकता है? 5 हम लकार पढ़ते हैं जो मुख्य रूप से बताए जाते हैं, लट, लोट, लंग, विधिलिंग, दृढ़। वैसे टोटल लकार होते हैं 10, परंतु मुख्य रूप से जो जिन टीचर बनने के बाद आप जो पढ़ाएंगे 6 to 8, वो यही होते हैं ना, या 6 to 10। ठीक है। चलिए, 6 क्या है? 6 हमारे रस हैं, जो रसोई में इनका प्रयोग हम करते हैं बाकी साहित्य में। 9 रस हैं। 10 वत्सल है, जिसका स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य। ठीक है। 8 क्या है? 8 अष्टाध्यायी में अध्याय हैं और अष्ट ही दिक्पाल हैं। क्या है? अष्टदिग्गज। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच संधि कम कथ्यते। इसको अच संधि इतना ही रखें, विसर्ग मान लें कि अच संधि कम कथ्यते। अच संधि किसको कहते हैं? क्या व्यंजन संधि को अच संधि कहते हैं, स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, विसर्ग संधि को अच संधि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को पता है अच और हल 2 चीजें हैं। तो जो अच संधि है इसी को हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं, या स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच संधि। जो व्यंजन है इसको हम क्या बोलते हैं? हल संधि। ठीक है। ये 2 प्रश्न हुए आपको। प्रतिदिन हम 10-15 प्रश्न करते हैं, 15 या 20, है ना। परंतु आप ये देखिए कि मैंने बोलता हूँ व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी हम एक के साथ साथ हम लगभग 2 या 3 प्रश्नों को डेली देखते हैं। ठीक है। जैसे हम डेली 15 कर रहे हैं तो इसका मान लीजिए कम से कम 40 प्रश्नों को हमने देखा है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है स्वर संधि, अच संधि यानी स्वर संधि। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजन संधे अपर नाम किमस्ति। ये मैं अभी बताया आपको, हल संधि। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरणे संधि किम नाम अस्ति। जो व्याकरण है संधि का, व्याकरण में संधि का अपर नाम किमस्ति, अपर नाम क्या है? तो व्याकरण में संधे यानी संधि का अपर नाम किमस्ति, अपर नाम क्या है? क्या निष्ठा कहते हैं संधि को, क्या संहिता कहते हैं, या अन्वय कहते हैं, या सत कहते हैं? तो दोस्तों, निष्ठा किसको कहते हैं हम? त और तवतु प्रत्यय, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? निष्ठा। सत क्या है? तौ शत, तौ शत सूत्र है। अब ये तौ क्या है? तो क्षत्रि प्रत्यय और शानच।
इन दोनों को हम तव सत के नाम से, सत संज्ञा किसकी है, क्षत्रिय प्रत्यय की और शानच की। ठीक है। और संहिता क्या है हमारा, व्याकरण है संधि न परा सन्निकर्षा संहिता। ठीक है, इतना याद रखेंगे। व्याकरण में संधि, संधि का दूसरा नाम क्या है, संहिता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संधि अस्ति, संधि है क्या, पद विधि है, वर्ण विधि है, द्वयम, दोनों है, द्वयमेव या एतेषु किमपि न। दोस्तों ये क्या होता है, पहले पद विधि देखते हैं। पद विधि किसे कहते हैं, जिसमें पदों का काम किया जाए या पदों में कोई कार्य किया जाए, तो पद विधि बोलते हैं हम समास को, है ना। पद विधि किसे कहते हैं, समास को। ये भी प्रश्न आपसे शायद पूछा जा सकता है। और वर्णों में जहाँ कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, संधि, है ना। यहाँ हम स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, है ना, या व्यंजन और स्वर वर्णों के साथ विसर्ग का जहाँ प्रयोग किया जाता है, अर्थात वर्णों का प्रयोग जहाँ किया है, वर्णों में जहाँ कार्य किया जाता है वहाँ पर संधि कौन सी है हमारी, व्यंजन वर्ण विधि अर्थात संधि है। और जहाँ पर पदों में काम किया जाता है, जैसे उत्तर पद, पूर्व पद, उभय पद, जो पदों में जहाँ पर काम किया जाता है पद विधि अर्थात समास कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अभी तक जिन भी दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। और आज के हमारे वीडियो का जो टारगेट है वो 50 लाइक का है ना। आज का टारगेट कितना है, हम जितने भी मित्र देख रहे हैं, देखने वाले तो लगभग हम 200 से प्लस हैं, 200, 250, 300, है ना। कोई कोई वीडियो 400 ही, परंतु लाइक करने वालों की संख्या कम है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो उससे हम और सुधार करेंगे और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकेंगे। बाकी आज की वीडियो को जो हमारा टारगेट है वो 50 है। तो देखते हैं कौन कौन साथी इसमें सहयोग करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संहिता किम भवति, संहिता क्या है। तो अभी हमने पढ़ा है संहिता संधि को कहते हैं, पर इसके लिए व्याकरण में पूरा एक सूत्र आया है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या पदार्थ संबंध कहते हैं, अथवा वाक्यार्थ संबंध कहते हैं, अथवा परसन्निकर्षा या पदानाम सन्निकर्षा। तो पदार्थ संबंध ये नहीं है, पदों का संबंध है ना। जब पद मिलते हैं तो फिर वाक्य बनता है। फिर वाक्यार्थ, जो वाक्य का अर्थ है वो संबंध सहित है, तो वो भी नहीं है। और क्या है, परासन्निकर्षा संहिता, ये एक पूरा सूत्र है, परासन्निकर्षा संहिता। अर्थात जो सन्निकर्ष है, मिलन है, वो भी वर्णों का, जो बाद वाले वर्णों से या पहले वाले वर्णों से, उनको हम क्या बोलते हैं, संहिता। तो एक पूरी परिभाषा सूत्र है ये कि परः सन्निकर्षा संहिता, है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है विकल्प ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दध्यत्र पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, जो दध्यत्र पद है इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, क्या द प्लस ध्यत्र होगा या दधि प्लस अत्र होगा, दध्य प्लस त्र होगा या दध प्लस यत्र होगा। तो जिन जिन दोस्तों ने इस संधि के नियमों को जाना होगा और पढ़ा होगा, तो वे लोग आराम से इस संधि को करके आएंगे। और बाकी आपको प्रतिदिन वीडियो की सूचना मिल जाती है कि आज कौन सी वीडियो आएगी, और मुख्य जो विषय है वो आपको बता दिया जाता है। तो आप उस तरह से विषय को पहले पढ़ के आएँ, फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे तो उसका आपको लाभ ज़्यादा होगा, है ना। तो चलिए अभी इसमें क्या होगा, दधि प्लस अत्र क्यों होगा इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का जो उत्तर क्या होगा, दध्यत्र। कौन सी संधि यहाँ पर, यण संधि। ठीक है, यण संधि के नियम क्या क्या है उनको आगे देखते हैं हम। ठीक है, ये रहा। आपके लिए डेली ये काम किया जाता है कि कोई भी जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसका मूल कंटेंट क्या है, मूल विषय कहाँ से लिया गया है ना। तो नियम क्या है इसका, यण संधि का सूत्र है इको यण जी। ठीक है, अर्थ क्या है, इक स्थाने यण स्यात् अचि परतः सहितायाम विषये, सहिता के यानी सन्निकर्ष। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है सन्निकर्ष यानी अत्यधिक निकटता, घनिष्ठता के संबंध में क्या होता है, इक के स्थान पर यण होता है अचि परतः। अब ये तीनों क्या है, इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है, इनको भी देखिए। इक क्या है, ई उ री री, इन चार वर्णों को हम इक बोलते हैं। यण क्या है, य व र ल। ठीक है,
तो इक के स्थान पे यानी ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल। और कब होते हैं? अची परता, इनके बाद में अच होना चाहिए। अच यानी स्वर वर्ण, स्वर अपने 13, ठीक है। और हम पाणिनि के हिसाब से देखेंगे तो आई युण रील दिक ए ओंग आई औच, ये अच प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं और यही हमारे क्या हैं? मुख्य स्वर हैं। वैसे कितने हो गए ये? अ ई उ रील री ए ओ आई औ, 9 स्वर वर्ण है ना। बाकी जो हम पढ़ाने जाएंगे, जैसे अभी मैं पढ़ाता हूँ 6 to 8 संस्कृत, तो वहाँ पे हम ज़्यादातर उनको बोलते हैं 13 स्वर है और 13 उनको गिनाते भी है ना। तो आप लोग भी यदि पाणिनि के हिसाब से देखेंगे तो 9 हो जाएंगे, है ना। और जब बच्चों को पढ़ाएं तो उनको समझाएं कि ऐसे ऐसे ये हुआ है, ठीक है। और इसके उदाहरण देखिए, यदि प्लस अपि यद्यपि, मधु प्लस हरि मध्वरी, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, लृ प्लस आकृति लाकृति। और इस लाकृति को पूरा ध्यान रखें, ज़्यादातर इससे प्रश्न बहुत बनते हैं। डायरेक्ट दे दिया जाएगा लृ प्लस आकृति क्या बनेगा? लाकृति, ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, पर ये किस संधि का उदाहरण है ये भी पता होना चाहिए। संधि का सूत्र क्या है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है ना। या इक स्थाने किम स्यात् अचि परतः इति कस्याम संदेह भवति या कस्मिन संदेह भवति, तो आपको वो पता होना चाहिए कि किस स्थान पर यण किस संधि में होता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रश्न बनने थे मैंने आपको बता दिया। एक सूत्र से प्रश्न बनता है, ठीक है। दूसरा इक क्या है ये पूछते हैं, यण क्या है ये भी पूछा जाता है। और लाकृति एक ये विशिष्ट उदाहरण है जो ज़्यादातर पूछा ही जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा जो अभी हमने पढ़ा है, ये दध्यत्र कैसे बना ये भी समझ में आ गया होगा कि द प्लस ध, है ना। और ध में हलंत लगाकर इधर ई की मात्रा निकल गई, फिर अत्र। और जब ई के स्थान पे, इक के स्थान पे यण होता है, अची परता, अच परे होने, तो अच यहाँ स्वर है ही है अ, तो अ परे होने पर ई के स्थान पे क्या हो गया दोस्तों? हलंत य, फिर बनता है दध्यत्र, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा। धात्रंसः पदे कह संधि। अब अभी जो हमने पढ़ा है उसका उदाहरण आपसे पूछा है, बताइए कैसे होगा ये। इसके दो वर्ण क्या होंगे, दो शब्द सॉरी क्या होंगे। यदि हम धात्रंश को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? धात्री प्लस अंश, ठीक है। तो जो हमने अभी इको यानी चीज सूत्र में पढ़ा है वो शर्त देखी यहाँ घट रही है नहीं घट रही है ना। पेन कॉपी लेकर आप बैठे होंगे आशा करता हूँ, तो उसको इस सूत्र में इस उदाहरण में घटाइए ना। बाकी प्रश्न का जो उत्तर है हमारा घ यण संधि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यण संधि उदाहरणम अस्ति, यण संधि का उदाहरण है क्या? विद्यालय है, गुरुवादेश है, महेंद्र है, एकैकम है। तो दोस्तों विद्यालय किसका है? दीर्घ संधि का, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या होता है ये सब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। गुरुवादेश यही है यण संधि का, ठीक है। महेंद्र ये है गुण संधि का, महा प्लस इंद्र, और ये एकैकम ये है वृद्धि संधि का। तो ऐसे जो चार ऑप्शन है वो चारों आपको पता होने चाहिए और कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है ये भी, ठीक है। साथ में सब जो स्वर संधि में हम 8 संधियाँ पढ़ते हैं, पर आगे जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे जा करके तो ज़्यादातर उनको हम 5 बताते हैं ना, क्योंकि एनसीईआरटी में उन 5 को ही ज़्यादा वरीयता दी गई है 6 to 8 में। आप 9-10 पढ़ाएंगे, बोर्ड कक्षाएँ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर 8 की 8 पढ़ानी है आपको, पर उनको एक ये 8 की 8 संधियों के सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा गुरुवादेश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगली संधि, अभी हमने क्या पहला उदाहरण क्या देखा था वहाँ? विद्यालय, दीर्घ संधि का। अब दीर्घ संधि क्या है उसको समझिए। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अक सवर्णे दीर्घ। अर्थ क्या कहता है? अकवर्णात्, अकवर्ण से, अक सवर्णे, सवर्ण अच परे, अच रहने पर रहने पर, संहितायाम, संहिता के विषय में, पूर्व परयोः दोनों के स्थान पर, एक दीर्घा एकादेश, एक दीर्घ एकादेश होता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये इतनी संस्कृत आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब अक क्या है, समस्या जो जो है मैं उन पर चर्चा कर लूँगा। अक क्या है? तो अक के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं अ,
ये वैसे तो हम यदि अयोण सूत्र, अयोण रीलिक सूत्र को देखें तो जो हलंत अक्षर हैं वे सब आते हैं, अ, ई, उ, री और लृ। पर ये मैंने यहाँ पर ये सारे आपको लिखकर दे दिए हैं, ठीक है। और अच में क्या आता है, ये सभी, ठीक है। तो ये अक होगा। अब इनके सवर्ण होने पर, यानी अ होगा तो आ के साथ आ, ई है तो ई, उ है तो उ और री है तो लृ। ये लृ, ये री लृ वर्णयो मिथः सावाच्यम पंक्ति आती है ऐसी, तो री और लृ दोनों सवर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह इस प्रश्न में दैत्यारी, दैत्य प्लस अरी क्या बनेगा इसका, दैत्यारी, ठीक है। सचिंद्र का क्या बनेगा, सचिंद्र, दीर्घ ई मात्रा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही पितृणाम तो दीर्घ री, ठीक है, पितृ ऋणम, ठीक है। ऐसे ही भानुदय में क्या होगा, भानुदय, जो मात्रा छोटी थी वो बड़ी हो जाएगी। और बाकी आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं, इनको थोड़ा जो 4 स्टेप में हम लिखते हैं उनमें लिखें, है ना। जैसे यहाँ शब्द है दैत्यारी, ठीक है, उसको पहले बनाइए दैत्य प्लस अरी, ठीक है। फिर दैत्य में य को बाहर निकालिए, आ को बाहर निकालिए और इधर अ जोड़िए, ठीक है। और इन दोनों को मिलाने पर बनेगा आ, फिर रूप बन जाएगा हमारा दैत्यारी, ठीक है। तो सभी उदाहरणों को आप इन 4 स्टेप में करें, आपका आज यही होमवर्क है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, होत्री होत्रिकारः पदे कः संधि, होत्रिकारः पद में कौन सी संधि है, ठीक है। क्या दीर्घ संधि है, गुण है, वृद्धि है या यण है। तो अभी हम कौन सी संधि पढ़ के आए, होत्री प्लस ऋकारः, ठीक है, या लृकारः भी हो सकता है, क्योंकि एक मैंने अभी वार्तिक बोला ना, री लृ सवर्ण हो, री लृ वर्णयो मितः सावाच्यम, है ना। तो इस प्रकार को जो वार्तिक है उससे क्या हो रहा है कि इन दोनों को दीर्घ एक आदेश हो रहा है। तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा, क्योंकि इस री की जब हम दीर्घ लिखते हैं तो मात्रा ऐसे ही आती है, ठीक है। चलिए, री लृ वर्णयो मितः सावाच्यम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, भावुकः पदस्य संधि विच्छेदः। भावुकः पद में क्या होगा, भौ प्लस अक होगा, आबुक होगा, भो प्लस उक होगा, बुक होगा, या भाव प्लस उक होगा, या भू प्लस उक होगा। तो ये किस संधि के अंतर्गत हो रहा है दोस्तों, आइए पहले संधि पढ़े या उदाहरण इसी को देखें। चलिए पहले मैं इसको बता देता हूँ, फिर इसका जो कहाँ से इसका मूल क्या विषय है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का वैसे उत्तर है क्या है हमारा, बहु प्लस उकह, ठीक है, भह। चलिए अगले पेज पर देखते हैं क्या है। एक बार इसका भी उदाहरण उत्तर दीजिए क्या है। जैसे ये क्या बना है, भावुका, बहु प्लस उकह, ठीक है। अब इसका और बताइए क्या बनेगा, नायकः पदस्य संधि विच्छेद। क्या ना प्लस अका होगा, ने प्लस अका होगा, नह प्लस अका होगा, या नई प्लस अका होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, नई प्लस अका, नायका, ठीक है। आइए ये जो बने कैसे हैं उन दोनों को देखते हैं अब हम। अयादि संधि, अयादि संधि क्या है, सूत्र क्या है इसका, एचो अयवायवः, ठीक है। अर्थ क्या है, ऐच वर्णानां स्थाने संहितायां स्वरे परे क्रमेण अय अव आय आव एते आदेशा भवन्ति। क्या कहा है इन्होंने, एच क्या है, तो एच है ए ओ आई औ। तो एच के स्थान पर, ए ओ आई औ के स्थान पर क्रम से अय अव आय अव, यानी ऐसा कर सकते हैं, इसके स्थान पर अय, इसके स्थान पर अव, ठीक है, इसके स्थान पर आय और इसके स्थान पर आव, ये क्रमशः होंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ क्या था, ने प्लस अनम, ठीक है। अब ने क्या है, ए है इसमें,
तो एक स्थान पे क्या आएगा, आय, तो न प्लस आय प्लस अनम। अब इनको आप जोड़ेंगे तो इतना आप अपने से कर सकते हैं, न, है ना, जैसे न प्लस आय प्लस अनम। ठीक है, इस न को इस ए को इनको मिला दीजिए तो न य नम। ठीक है, इस तरह से रूप बन जाएगा। और ये सभी आप लोगों को ही बनाना है। ये दूसरा होमवर्क आपका यही है कि आप गायक को बनाएं, पावक को बनाएं, पवन को बनाएं और हरेय को बनाएं। ठीक है, इतना बनाएं। और कमेंट बॉक्स में भी इनके दो जो रूप बनेंगे, जैसे मैंने बनाया ने प्लस अनम, तो इन सब का लिख के भी दें, है ना। नायक गायक का क्या बनेगा, पावक का क्या बनेगा, पवन का क्या बनेगा, हरेय का क्या बनेगा। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। और दोस्तों, ये जो मैंने दो उदाहरण पूछे हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये कंटेंट समझ में आ गया आपको, ये वाली स्लाइड समझ में आ गई, तो वो भी आ गए हों। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो वो डायरेक्ट कमेंट से करके पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। गुण संधे सूत्रम अस्ति। गुण संधि का सूत्र क्या है? इसको दोस्तों थोड़ा ऐसा कर लीजिए, अदेंग। ठीक है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अदेंग गुणः। ठीक है, सॉरी, अदेंग नहीं, अदेंग गुणा ओनली, ये भी नहीं होगा, अदेंग गुणः। ठीक है, तो अदेंग गुणः ये है, इको गुण वृद्धि है, आद गुणः या सर्वे हैं, ये सभी हैं। तो गुण संधि अलग है और गुण संज्ञा अलग है। तो गुण संज्ञा की हम बात करें तो गुण सूत्र होगा अदेंग गुणा। ये क्या करता है, संज्ञा सूत्र है। ठीक है, गुण संज्ञा कौन सा करता है, अदेंग गुणा। पर गुण संधि कौन सा करता है, आद गुणा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आद गुणा। और गुण यदि आपसे यही पूछा जाए कि गुण संजय करने वाला सूत्र क्या है, वो अदेंग गुणा। ठीक है, इसको देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रमेशः पदे कः संधि भवति। रमेश जो पद है उसमें कौन सी संधि होगी? क्या रम प्लस एष होगा, या रमा प्लस ऐसा होगा, या रमा प्लस ईशा होगा, या रमा प्लस रमे प्लस श होगा? तो आप लोग देखेंगे कि रमा प्लस ईशः। ठीक है, रमेशः। ठीक है, अब कैसे होता है इसको एक मिनट देखते हैं, आगे स्लाइड में होगा। चलिए, नहीं है, मैं इस पर ही समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। सूत्र क्या है इसका, हम अभी पढ़ के आए हैं, आद गुणा। ठीक है, अब आद क्या है यहाँ, तो अवर्णात अच वर्णे परे अवर्ण से, है ना। अ से परे क्या होगा, अच वर्णे परे, अच परे होने पर, परे संहिता एवं विषय पूर्व परयो दोनों के स्थान पर गुण एकादेश होगा। जैसे यहाँ बना है देव प्लस इंद्र। अब देखिए दोस्तों, अब अच बोल दिया है तो आपको एक डाउट होगा कि भाई अच में तो सारे स्वर आते हैं, तो पर हमको यहाँ बताया जाता है कि समान अच नहीं होना चाहिए, क्योंकि समान अच होगा तो अका सवर्ण दीर्घ इसको बाध करेगा, है ना। दूसरा, और कोई स्वर आएगा तो कोई ना कोई संधि वहाँ पर उसको बाधेगी। पर जो संधि का मुख्य जो है गुण होना चाहिए। ठीक है, अब गुण क्या होगा कि देव का अ है तो अवर्णाद भी हो गया ऐसे परे, और बाद में अच यानी स्वर भी होना चाहिए, तो ये ई स्वर भी है। तो इन दोनों, देव का अ और ई का ई, जैसे देव प्लस अ प्लस इंद्र, है ना। तो ये अ और ये ई, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ए। ठीक है, और ये ए इस व में मिल जाएगा और आगे बचा हुआ देवेंद्र। ठीक है, ऐसे ये सभी उदाहरण जो दिए गए हैं, क्या क्या हो सकता है, देवेश, महेश, महेंद्र, ठीक है, सूर्योदय,
सूर्योदय, इसके बाद और क्या हो सकता है दोस्तों, देवर्षि, महर्षि। इस तरह के जितने प्रश्न हैं, जितने उदाहरण, इनको आप अपनी नोटबुक में अलग से करके देखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ललिता एकत्वम पदे कः संधि भवति। ललिता एकत्वम पदे संधि कौन सी है? क्या वृद्धि संधि होगी, क्या गुण होगी, अयादि होगी, या इनमें से कोई नहीं? तो पहले अगली स्लाइड को देखते हैं, फिर देखते हैं इस प्रश्न को। स्लाइड पे क्या है? वृद्धि संधि। सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि। तरीका यही है दोस्तों, आप कुछ भी पढ़ें संधियों में, उनके सूत्रों को साथ के साथ पढ़ें। फिर अर्थ क्या है? अवर्णात् ऐच वर्ण परे संहितायां पूर्व परयो एका वृद्धि का देश भवति। तो ऐच हम पढ़ के आए हैं, ए आई ओ औ, ये ऐच के अंदर चारों वर्ण है ना। तो ऐच वर्ण परे, ये वर्ण परे होंगे तो किसके बाद? अ के बाद। ठीक है, अ के बाद में ये चारों होंगे तो दोनों क्या होगा? दोनों के स्थान पर वृद्धि। और वृद्धि क्या होती है? आई और औ। वृद्धि बोलते हैं दोस्तों आई को और औ को, यही होंगे। ठीक है, जैसे कृष्ण ऐकत्वम, कृष्ण ऐकत्वम, देव ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। ठीक है, ऐश्वर्यम। ऐसे ही कृष्ण औचित्यम, गंगा प्लस औचित्यम। इन उदाहरणों को आप अपनी नोटबुक में लिख लें और दिमाग में रखें कि इनमें ये संधियाँ, ये उदाहरण वो है दोस्तों जो पिछले पेपरों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और मैं उनको ही छांट करके आपके पास लेकर आया हूँ, है ना। चलिए, तो अब ये आप समझ गए होंगे अवर्ण के बाद एच परे होने पर। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, इस में घटाएंगे। आ या आ के बाद आ गया है एच, एच में ए आता है। अब दोनों के स्थान पे क्या हो? वृद्धि। तो वृद्धि क्या होती है? आई और औ। तो औ तो हम नहीं करेंगे क्योंकि औ का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है। तो ए होगा, तो ए होने से क्या बन जाएगा? ललितई कत्वम। ठीक है, ये उदाहरण सही होगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी, और जहाँ जहाँ कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिन मित्रों को इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करनी है, चाहिए, वो संगम स्टडी नामक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, उस पर भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई किसी प्रकार का प्रश्न है तो डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन दोस्तों को भी इस चर्चा का लाभ मिल सकेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आज बताया कि अपनी इस वीडियो का जो टारगेट है लाइक का कितना है, वो 50 लाइक करवाने। आज कितने? ओनली 50 लाइक। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अभी तो संधि में स्वर संधि के ही हमने 5 भेद किए ओनली, अभी 3 वो भी पढ़ने हैं, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। ठीक है, साथ में ही व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो इनको भी हम 1-2 वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि बहुत सारे हैं, पर जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं उन पर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। नमो नमः, धन्यवाद।